नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश तिवारी भारतीय दार्शनिक मंच के चिंतन और संवाद कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हिंदी भाषा में दार्शनिक शोध विधियों पर एकमात्र पुस्तक जो उपलब्ध है उसके लेखक डॉक्टर पीताम्बर दास जी हैं। डॉक्टर दास इस समय महात्मा गांधी विद्यापीठ वाराणसी में दर्शन शास्त्र विभाग में कार्यरत हैं और हम लोग आज उनसे उनके अनुभवों को, दर्शन की शोध विधियों को जानेंगे, सीखेंगे। डॉक्टर दास, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले मैं डॉक्टर पीताम्बर दास, दर्शन शास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। ठीक। और सर्वप्रथम मैं भारतीय दार्शनिक मंच को हार्दिक बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा मंच तैयार किया है, सब उससे जोड़े हैं। और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि मुझे अपने पुस्तक के बारे में दो शब्द कहने का अवसर आज प्रदान किया है। तो जहाँ तक आपने बताया है कि हिंदी भाषा में यह दर्शन शास्त्र की शोध प्रविधियों पर एकमात्र पुस्तक दिखाई देती है, और इस पुस्तक के लेखन में मैंने शुरुआत की है 2010 के रेगुलेशन के बाद। जब पीएचडी कोर्स वर्क में रिसर्च मेथडोलॉजी से संबंधित पेपर इंट्रोड्यूस हुआ तो तभी से मैंने आउटलाइन बनाना शुरू कर दिया था। 2012 में हमारे यहाँ पीएचडी कोर्स वर्क की परीक्षा हुई तो बच्चों के सामने ये समस्या आई कि सिलेबस तो हमने रिसर्च मेथडोलॉजी बना दिया है, लेकिन इसको तैयार कहाँ से किया जाए, परीक्षा पास करने के लिए कहाँ से इसको पढ़ा जाए, कैसे कंसेप्ट क्लियर किया जाए। तो ये सारी समस्याएं 2012 में हमारे सामने आई और विद्यार्थियों के सामने भी आई। तो तभी से मैंने प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया था कि इस पे एक किताब होनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी नहीं थी और सब जगह ये पीएचडी कोर्स वर्क में पेपर अनिवार्य रूप से लागू हो गया था और अब भी लागू है, और इसे पास करना भी अनिवार्य है, तभी वो पीएचडी में आगे बढ़ सकता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने रूपरेखा बनाई, 2012 में बनाना शुरू किया, और ये 2012 से लेके 2017 में करीब 5 साल इसमें लगे तो पुस्तक के रूप में ये बन के तैयार हो गई। और एक दिन शेखर प्रकाशन के यहाँ से उनके एजेंट आते हैं डिपार्टमेंट, वो आए, वो कहने लगे कोई किताब हो छपने के लिए तो दो। मगर मेरी किताब तैयार है सॉफ्ट कॉपी, तो उनको दे दिया। तो उन्होंने तुरंत जाके अग्रवाल जी हैं शेखर प्रकाशन के, उनको दिखाया। उन्होंने रिव्यू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कई बड़े बड़े विद्वानों से कराई उसकी, तो सबने सहमति दी। तो 2017 में ये एक पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रकाशित होकर हमारे सामने, आप सभी के सामने आई। इसका धीरे धीरे प्रचार प्रसार बढ़ा, सब जगह जानकारी हुई इस किताब के बारे में, तो सब जगह ये किताब जाने लगी और बड़ी ही यूजफुल सिद्ध होने लगी। और आज की तारीख में जहाँ भी हिंदी भाषी क्षेत्र है और यहाँ तक कि इंग्लिश भाषी डिपार्टमेंट में भी ये किताब उपलब्ध है, करीब करीब सभी डिपार्टमेंट में पहुंच चुकी है। नहीं पहुंची है तो इसके बारे में जानकारी तो पहुंच भी गई है। और एक बड़ी खुशी की बात है कि ये किताब न केवल भारत में चल रही है, नेपाल से प्रोफेसर उपाध्याय जी हैं, क्या नाम है उनका, नाम मिस कर गया। ठीक है ठीक है। हाँ, प्रोफेसर उपाध्याय जी हैं, पर तो इसके लिए उन्होंने आपको बधाई हो, ये तथ्य हमको नहीं पता इंट्रोड्यूस था। कराया है। हाँ, इसके लिए आपको सिलेबस बधाई हो, ये कोर्स में। तथ्य मुझे नहीं पता था कि ये पुस्तक नेपाल में भी पढ़ाई जा रही है, ये नहीं पता। हाँ, वहाँ यूनिवर्सिटी लेवल में कोर्स वर्क में एक पेपर के रूप में इंट्रोड्यूस हो गई है वहाँ। तो सर, आपकी पुस्तक न केवल जो कोर्स वर्क कंपलसरी किया गया है यूजीसी द्वारा पीएचडी करने के लिए उसमें सहायक है, बल्कि इसमें जो शोध विधियों की चर्चा की गई है, अगर विद्यार्थी ग्राह्य करते हैं तो उनके शोध की गुणवत्ता, वास्तविक गुणवत्ता में वृद्धि हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए आप इसके एक संक्षिप्त रूपरेखा, पुस्तक में आपने किस प्रकार से दर्शन की सभी विधाओं के
आधार पर अलग अलग विधियों की चर्चा की है, उसका आप संक्षिप्त विवरण दे दें, जिससे जो दर्शक हैं वो पुस्तक लेने से पहले उनको कुछ एक सामान्य रूपरेखा पता चल जाए, जिससे उनकी अभिरुचि पुस्तक लेने में और बढ़े। जी 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 जी। तो जो आप बात कर रहे हैं वो ठीक है, रुचि बढ़ना जरूरी है, लेकिन इसमें कि ये कि किताब केवल पीएचडी कोर्स वर्क पास करने के लिए ही नहीं है, शोध की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी है बिल्कुल सर। और शोध में नवीनता लाने के लिए भी है। क्योंकि अभी तक जो शोध हो रहे हैं दर्शन में, तो उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात तो की जाती है, लेकिन रिसर्च मेथोडोलॉजी है क्या और कौन कौन सी हैं, और उसमें से भारतीय दर्शन की शोध प्रविधियां कौन सी हैं और उनको किस तरह से हम शोध में उपयोग में ला सकते हैं और शोध में गुणवत्ता और नवीनता दोनों ला सकते हैं इनका प्रयोग करते हुए। और मैंने जहाँ तक देखा है कि शोध में प्राय शोधार्थी शोध विधियों की चर्चा करते हैं, लेकिन वो या तो शोध की जो सामान्य विधियां हैं, कंपैरेटिव मेथोडोलॉजी है या सर्वेक्षणात्मक है या क्रिटिकल है या कंपैरेटिव है, इन्हीं की चर्चा ज्यादा करते हैं। ठीक है, जो शोध की सामान्य प्रविधियां हैं बिल्कुल इन्हीं बिल्कुल। पे आधारित शोध किए जाते हैं। या यदि दर्शन की शोध विधियों की पे आधारित यदि कोई रिसर्च सामने आता है, जैसे कई बार आईसीपीआर का मैं इंटरव्यू जेआरएफ इंटरव्यू लेने गया तो वहाँ जो हाँ मैंने शोध विधि की चर्चा की, तो भारतीय दर्शन की शोध विधियों पे आधारित कोई भी शोध दर्शन में मेरे सामने नहीं आया। संस्कृत में एक आध जरूर आया है, हाँ कथा कथा विधि वगैरह पे। हाँ। लेकिन जो भी दर्शन पे आधारित विधियों पे आया है वो वेस्टर्न रिसर्च मेथोडोलॉजी पे आधारित रिसर्च है, जैसे फेनोमेनोलॉजी किसी ने ली हाँ, है या एग्जिस्टेंशियलिज्म किसी ने लिया है, या व्यवहारवादी विधि लेके कोई रिसर्च की है। तो बिल्कुल। जबकि भारतीय चिंतन परंपरा में शोध की विभिन्न विधियां उपलब्ध हैं, जैसा कि आप अपने पुस्तक में ही जी जी कि उपनिषदों में जी कि जितने उपनिषद हैं, हर उपनिषद ने एक अलग अलग विधि का प्रयोग किया है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यदि इन शोध विधियों का प्रयोग हम समसामयिक महत्व के विषयों पर दार्शनिक पहलू से विचार करने की कोशिश करें, तो हमारे शोध की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और एक मौलिक जो है शोध कार्य हो सकेगा। आप यदि बिल्कुल संक्षिप्त विवरण दें कि कौन कौन सी विधियां पाश्चात्य दर्शन में प्रमुख हैं और जो है कौन कौन सी भारतीय दर्शन में प्रमुख हैं। आपने अपनी पुस्तक में इसको बड़े विस्तार से बताया है, किंतु अगर संक्षिप्त में आप बताते हैं तो जो शोधार्थी हैं उनकी जिज्ञासा और बढ़ेगी और वो अधिक जानकारी के लिए आपकी पुस्तक का सहारा ले सकते हैं सर। जी जी जी। तो इसमें भारतीय दर्शन की शोध प्रविधियों में मैंने अभी तक 18 शोध प्रविधियां खोज निकाली हैं, और इसको खोजने के लिए बड़ा मुझे परिश्रम करना पड़ा, और अंत में जाके आर.डी. रानडे की पुस्तक के उपनिषद दर्शन का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन में ये मुझे मिली। लेकिन उसमें जब विधियां मैं पढ़ रहा था तो ये बात सामने आई कि इन विधियों पे आधारित शोध किया जा सकता है, लेकिन हो नहीं रहा है। तो यदि इन विधियों को आधार बना के हम रिसर्च करें भारतीय दर्शन की शोध प्रवृत्ति पर आधारित, तो शोध में गुणवत्ता भी आएगी और नया शोध भी होगा, नवीनता भी आएगी। अब इसमें जैसे श्रवणी विधि है, आलोचनात्मक विश्लेषण विधि है, अन्वय व्यतिरेक विधि है, नाम सबने सुना है, लेकिन इन पे आधारित रिसर्च भी किया जा सकता है, ये मैंने बताने का प्रयास किया है। सूत्र विधि है, व्युत्पत्ति प्रविधि है, बड़ी महत्वपूर्ण है व्युत्पत्ति पद्धति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शब्दों की हाँ बड़ी महत्वपूर्ण है। हाँ कि एक 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 उसमें शब्द में एक अक्षर जोड़ के नया शब्द बना के नए दार्शनिक स्कूल की ही स्थापना की जा सकती है और नया शोध किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में जैसे द्वैत में आ जोड़ दा, आ अक्षर जोड़ के शंकराचार्य ने अद्वैत परंपरा ही स्टार्ट कर दी। देखिए कितनी बड़ी परंपरा रही भारत में। अब अद्वैत में रामानुज ने विशिष्ट शब्द जोड़ दिया, एक नई परंपरा आ गई। ठीक है, वल्लभाचार्य ने शुद्ध शब्द जोड़ दिया, शुद्ध अद्वैत आ गया, फिर द्वैत अद्वैत आ गया। तो इस तरह से ये व्युत्पत्ति प्रवृत्ति भारतीय दर्शन की उपनिषदों की बड़ी ही महत्वपूर्ण है शोध को आगे बढ़ाने के लिए। मैं बिल्कुल एक शब्द के साथ और विशेषण जोड़कर पूरा वेदांत
जो वेदांत रहा है उसमें जो प्रमुख 5 स्कूल हैं सब में इसी विधि का प्रयोग किया गया है। आपने बहुत ही ध्यान आकर्षण करवाया। आप जो विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, वो इस विषय को देख सकते हैं कि किस तरह से आप शब्दों के साथ एक विशेषण जोड़कर आप पूरे एक नए संप्रदाय, एक नए पंथ, एक नई विचारधारा को आप प्रवाहित कर सकते हैं। ये पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही सार्थक बात आपने कही। डॉक्टर साहब, क्या भारतीय चिंतन परंपरा में जो विधियां अपनाई गई हैं और जो पाश्चात्य चिंतन परंपरा में विधियां अपनाई गई हैं, उन विधियों में कुछ अंतर हमको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये है कि यदि जिसे सो कॉल्ड भारतीय चिंतन परंपरा की विधियां हैं या पाश्चात्य चिंतन परंपरा की विधियां हैं, उन विधियों का प्रयोग यदि हम मान लीजिए संदेह विधि का प्रयोग हम उपनिषद के अध्ययन के लिए करते हैं, तो इस विधि को हम क्या भारतीय विधि मानेंगे या पाश्चात्य विधि मानेंगे? देखिए, संदेह विधि की जहां तक बात है तो ये पाश्चात्य ग्रीक फिलॉसफी से ही निकल के आती है। हाँ। और यदि सामान्य रूप से लिया जाए तो जब भी नई विधि होती है तो उसका मूल आधार तो संदेह ही रहेगा, यह कोई जिज्ञासा ही रहेगी। हाँ। तो लेकिन संदेह विधि के रूप में भारतीय दर्शन में इस तरह की विधि हम कह सकते हैं उपनिषदों में तो नहीं मिलती है इस प्रकार की विधि, क्योंकि इसके व्युत्पत्ति विधि के बाद कथा विधि है, दृष्टांत विधि है, संवाद विधि है, समन्वय विधि है, आत्मोक्ति विधि है, प्रयोजन विधि है, प्रतिगमन विधि है। प्रतिगमन विधि, यहाँ संदेह विधि मिलती है कि क्वेश्चन पे रुक के नया क्वेश्चन के प्रति संदेह प्रकट किया जाता है, तो उसमें क्वेश्चन खड़ी कर दी जाती है एक के बाद एक, जिसको जो अन्य विषयों में क्वेश्चन सेटअप करके जो रिसर्च करते हैं वो यह प्रतिगमन विधि है। काव्य विधि है, आध्यात्मिक विधि है, खंडन मंडन विधि है। यहाँ भी हम कह सकते हैं संदेह पैदा हुआ। अद्वैत का बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही समृद्ध पुस्तक है खंडन मंडन खाद जी। मध्य मार्ग विधि है, स्यादवादी विधि है। तो ये इनको समझ के हम अपने वर्तमान में एक नया नया भारतीय दर्शन पे आधारित, भारतीय दर्शन की विधियों पर आधारित शोध कार्य कर सकते हैं। बस इनको हमें समझना है और रिसर्च में इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब कारण क्या था कि ये विधियों के रूप में, ये किताब के रूप में नहीं आ पाई थी। डॉक्टर साहब, आपने एक शोध पत्र भी लिखा है जी, सामाजिक दर्शन में शोध विधियों के नाम से, जो कि आपकी पुस्तक में भी ये एक सेक्शन है। ये शोध पत्र जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा, तो क्या मैं ये जानना चाहता शोध प्रबंध के लिए और शोध पत्र के लिए ये किस प्रकार से हमको विधियों का चयन करना चाहिए और कैसे कैसे ये क्या दोनों में अलग विधि का प्रयोग करना चाहिए या एक ही विधि से काम चलेगा, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। जी 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 जी। जहाँ तक शोध प्रबंध की बात है उसमें तो आप अपनी रुचि के अनुसार आस्तिक और नास्तिक दर्शन या फिर आधुनिक पाश्चात्य दर्शन या समकालीन पाश्चात्य दर्शन या समकालीन पाश्चात्य दर्शन, किसी भी विधि को लेकर अपना शोध कार्य कर सकते हैं। वो शोध कार्य एक तरह से उसमें प्रयास किया जाता है कि जो शब्द हैं और जो हम वाक्य बना रहे हैं उसमें मौलिकता रहे, लेकिन उसमें एक रनिंग मेथड्स ही अपनाया जाता है कि चैप्टर वाइज आप लिखते चले जाते हैं, हेडिंग वाइज आप लिखते चले जाते हैं। तो उस तरह से शोध प्रबंध लिखने की ये विधि है। लेकिन उसके शोध प्रबंध लिखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई है कि हाइपोथेसिस बनाना है कि सबसे पहले कि आप जो नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं उसका मेथड्स आपका क्या रहेगा, आस्तिक रहेगा या नास्तिक रहेगा, अस्तित्ववादी रहेगा, व्यवहारवादी रहेगा, फिर वो किस प्रकार का शोध रहेगा, वर्णनात्मक रहेगा, तुलनात्मक रहेगा, सर्वेक्षण रहेगा, आदि आदि। फिर उसके बाद शोध की कुछ आवश्यक बातें बताई हैं। उसके बाद हाइपोथेसिस आपको बनानी है, हाइपोथेसिस मतलब आउटलाइंस बनानी है, और शोध सामग्री कैसे इकट्ठा करेंगे, इसके स्रोत कौन कौन से होंगे, क्या आपका शोध सेकेंडरी सोर्स पे आधारित रहेगा या मूल स्रोत पे आधारित रहेगा। मूल स्रोत पे आधारित शोध अच्छा माना जाता है, लेकिन सेकेंडरी सोर्स पर भी शोध किया जा सकता है, ये बताया है। और फिर कि आप जो सेकेंडरी या मूल स्रोत पढ़ रहे हैं उसमें आपको नोट्स कैसे तैयार करना है,
ये बताया कि आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वो नोट्स आप तैयार करेंगे वो अपनी भाषा में होना चाहिए, हूबहू किताब का आप नहीं लिख सकते हैं। वो बात अलग है, किसी विद्वान ने कोई बात कही है तो वो स्टेटमेंट तो हूबहू आप नोट कर सकते हैं रेफरेंस के साथ, लेकिन जो भी आपके शोध से संबंधित नोट्स बनाएंगे वो आपकी अपनी भाषा में होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद शोध लेखन की विधि है वो आपकी रुचि के अनुसार है, जिस तरह से आप लिखना चाहें। तो ये तो शोध प्रबंध की मेथोडोलॉजी हो गई। हाँ ठीक है ना। अब आती है रिसर्च पेपर की। हाँ, शोध तो पत्र। रिसर्च, हाँ, अब जो शोध पत्र है, शोध पत्र में अब तक क्या हुआ है, हम देख रहे हैं कि कोई भी शोधार्थी है वो एक टॉपिक लेता है और उससे संबंधित विभिन्न मूल स्रोत या सेकेंडरी सोर्स में से मैटर इकट्ठा करके रनिंग मेथड में लिखकर हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। ठीक है। और कोई रेफरेंस देता है, कोई रेफरेंस नहीं देता है, लास्ट में देता है। हाँ ठीक है ना। पैरावाराइज कोई रेफरेंस देता है, हाँ, थोड़ा बिल्कुल अच्छा माना बिल्कुल। जाता है। हाँ दोनों तरह के ये तरीके हैं। लेकिन ये होता क्या है कि इसमें शोधार्थी का माइंड इतना परिपक्व नहीं होता है, तो वो ज्यादातर क्या करता है, किताब को हूबहू नकल कर देता है। तो आजकल प्लेगरिज्म में वो आने की संभावना रह जाती है, सॉफ्टवेयर चेक करेगा प्लेगरिज्म आ जाएगा। वो वस्तुतः शोध शोध पत्र होता ही नहीं है, वो एक हम्म। छद्म शोध पत्र है, उसको उठा के रख दिया गया है। हाँ, अभी इससे संबंधित मैं एक न्यूज पढ़ रहा था चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की। वहाँ करीब 300 में से 250 थीसिस इसी आधार पर रिजेक्ट हो गई थी कि रिसर्च पेपर प्लेगरिज्म आ गए। ओह, हाँ। दो पेपर। तो उनको 6-6 महीने का समय दिया गया। और भी कई जगह इस तरह की घटनाएं हुई, केस हुए हैं। तो इन सबसे बचने के लिए रिसर्च पेपर का एक मैंने मेथड्स देखा था, उसी का मैंने प्रचार प्रसार भी किया और सबको मैं सलाह भी देता हूँ कि शोध पत्र इसी मेथड पे आधारित होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल फॉर्मेट उसको कहते हैं। हाँ उसके 8-9 या 10-11 पॉइंट हैं, वो विषय के ऊपर आधारित है। हाँ, बिल्कुल। जैसे हमारा ह्यूमैनिटीज के विषय हैं तो उसमें 8-9 पॉइंट से काम चल जाता है। उसमें मैंने कई लेक्चर तैयार भी किए हैं हाँ कि पहले हम अपना जो भी शोध पत्र लिखते हैं उसका विषय टॉपिक शीर्षक का चयन करें, और फिर उस शीर्षक से संबंधित अपना सारांश एब्स्ट्रैक्ट दें, फिर कीवर्ड्स दें, और हाँ, फिर ये भी बताएं कि आपने रिसर्च पेपर किन किन किताबों से तैयार किया है, विद लिटरेचर रेफरेंस रिव्यू। आप लिटरेचर ऑफ रिव्यू में दें। फिर आप रनिंग मेथड में नहीं लें, हर पैरे का आप अपने अनुसार एक हेडिंग बनाएं। ठीक है। हेडिंग के हिसाब से उस पैरे को सेट करें तो अपनी भाषा में हो जाएगा। तो हेडिंग वाइज 5-6-7 हेडिंग आप अपना रिसर्च पेपर लिखिए, जो मैटर है रिसर्च पेपर का उसको हेडिंग में लिखिए। ठीक है। हेडिंग जब डिसाइड करेंगे तो वो आपको चेंज करना ही होगा, अपनी भाषा में कन्वर्ट करना ही होगा। तो ये हो गया। फिर आप रिसर्च का पर्पज बताइए। ठीक है ना, कि पर्पज क्या है रिसर्च के लिए पेपर लिखने का, वो जरूरी है। और फिर जो शोध पत्र का वो निष्कर्ष है वो भी बताना है, और फिर रेफरेंसेस। तो ये 7-8 पॉइंट में यदि रिसर्च पेपर लिखेंगे तो प्लेगरिज्म नहीं आ पाएगा। डॉक्टर साहब, आपका एक आईसीपीआर के साथ आप जी जी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जी 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 जो दार्शनिक शोध विधियों पर से संबंधित है। पहले जी। तो भारतीय दर्शन की शोध जी विधि। जी हाँ, भारतीय दर्शन की जो दार्शनिक शोध विधियां हैं उस पर पहले तो जी आपको प्रोजेक्ट के लिए बधाई कि आपने जी ऐसे विषय को चुना है अध्ययन के लिए, शोध के लिए, जो कि सभी प्रकार के शोध जो कि किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, और वो भारतीय दर्शन के, चाहे आस्तिक दर्शन से संबंधित हो, नास्तिक दर्शन से संबंधित, या किसी भी क्षेत्र से, चाहे हम कंसेप्चुअल एनालिसिस कर रहे हो, या हम संश्लेषण कर रहे हो, या हम कुछ भी कर रहे हो, उसमें शोध विधि की बहुत महत्व रहता है। अगर हमारी विधि जी नहीं होगी तो जो हमारा प्रोडक्ट निकलेगा, जो हमारा शोध कार्य होगा, वो सही नहीं होगा। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इसको अच्छे से कंप्लीट करें, और बधाई भी कि आपको जो है आईसीपीआर से ये इस कार्य के लिए आपको प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है। हम जी जी उम्मीद हैं धन्यवाद। कि आप इस पर आगे से काम करेंगे, और हमें इंतजार रहेगा कि जैसे आप एक और पुस्तक पर शोध के लिए काम कर रहे हैं, और हमें उस पुस्तक का इंतजार रहेगा कि वो जी पुस्तक जी आए और वो हमारे लिए ज्ञानवर्धक हो। मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहूंगा। आप एक जी कार्यक्रम चलाते हैं कि कैसे शोध पत्र लिखें, शोध जी 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 क्या रूपरेखा होनी चाहिए। तो मैं आपसे अनुरोध जी करना चाहूंगा कि भारतीय दार्शनिक मंच के लिए एक विशेष व्याख्यान आप इस पर दें,
और हम लोगों को सिखाएं, शोधार्थियों को जी जी सिखाएं कि कैसे शोध पत्र लिखा जाता है, जिससे न केवल कई बार हमारे जो शोध पत्र की विषय सामग्री है, कंटेंट है, वो बहुत रिच होता है, बहुत अच्छा होता है और मौलिक भी होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन वीक हो जाती है। हाँ जो कंटेनर है, जो प्रविधि है, प्रारूप है, वो हमको नहीं पता है। तो अगर हम अच्छे कहीं भेजते हैं तो वो पब्लिश नहीं हो पाता है। तो जो शोधार्थी हैं, मौलिक चिंतन भी कर रहे हैं, उनको भी मजबूरी में जो सामान्य स्तर के जर्नल हैं वहीं पर भेजकर अपनी पत्र को छपाना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अनुरोध करता हूँ जब आपके पास समय हो मैं आपसे बात कर लूंगा, तो एक जी जी पर भी आप सिखा दीजिएगा। आपने भारतीय दार्शनिक मंच के लिए ये योगदान दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। भारतीय दार्शनिक मंच आभारी है। आप भारतीय दार्शनिक मंच के संरक्षक मंडल में हैं, अपना जी संरक्षण जी रखिए और इसी तरह से हम लोगों को मार्गदर्शन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।